प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न उठेगा तो आपको उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। तो स्पष्टता होगी तो आप उत्तर स्वयं उसका ढूंढेंगे। और हाँ, जो वाजिब प्रश्न हैं देश में जो उठने चाहिए उनको उठाएंगे। हमारी जो पूरी लड़ाई है, पूरा संघर्ष है, वो किसके खिलाफ है? हमारा जो पूरा संघर्ष है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ है। साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, उसको कई शब्द दिए जा सकते हैं, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, लूट के खिलाफ है। वो क्या करते हैं? साम्राज्यवाद और पूंजीवाद क्या करता है? पूरी दुनिया के, ये फिर वो काला धन, भ्रष्टाचार और ये भ्रष्ट व्यवस्था उसी के अंदर सन्निहित है। इस काला धन, भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट व्यवस्था की जो जनक है वो पूंजीवादी सोच है, वो साम्राज्यवादी सोच है, वो सामंतवादी सोच है। उसको नाम दिए गए क्या? साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, यथास्थितिवादी, अधिनायकवादी, सामंतवादी, उपभोक्तावादी, भोगवादी, भौतिकवादी, बाजारवादी जो सोच है उसके खिलाफ, प्रवृत्ति के खिलाफ है। ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं आपसे। उनकी जो सोच है, जो पूरी दुनिया के जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, मैंने कहा सारी दुनिया की संपत्ति पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते, कौन? ये साम्राज्यवादी ताकतें। ठीक है। तो उनकी जो सोच है वो तो है पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद की। हमारी सोच क्या है? हमारी आइडियोलॉजी, हमारा सिद्धांत, हमारे आदर्श क्या है? आध्यात्मिक समाजवाद और विकेंद्रित विकासवाद के द्वारा सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना, ये हमारी आइडियोलॉजी, हमारा सिद्धांत है। अब समझ में आ गया? कुछ लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं केवल, कुछ लोग अध्यात्मवाद की बात करते हैं, कुछ लोग समाजवाद की बात करते हैं, कुछ लोग केवल जो है विकास की बात करते हैं। हमने उसको थोड़ा एक व्यवहारिक रूप, एक माने न्यायपूर्ण स्वरूप दिया है अपने उस सिद्धांत को, उसको आपके बीच में रखा है। मैं आपसे पूछता हूं, हम में और इन पूंजीवादी लोगों में अंतर क्या है? हम कहते हैं जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं पर सबका समान अधिकार है। और पूंजीवादी लोग क्या कहते हैं? जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और दुनिया के सारे ऐश्वर्य पर हमारा एकाधिकार होना ही चाहिए। और कर लिया है उन्होंने। कैसे किया? इस तरह के कानून बनवा दिए पूरी दुनिया में। सारी दुनिया किससे चलती है बोले? कानून से। और कानून कौन बनाते हैं? नेता और जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाती हैं। और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो जाने वाले जो लोग हैं उनको वहां तक पहुंचने में मदद कौन करते हैं? पूंजीवादी लोग। वो साम्राज्यवादी लोगों की सोच क्या है? सारी दुनिया की संपत्ति। तो क्या हम पूंजी के विरोधी है? तो हम क्या चाहते हैं? पूंजी का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, गैर बराबरी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? सबको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इससे भी अगला उत्तर एक और दो, इससे भी एक और बड़ा उत्तर हो सकता है कि हम संपत्ति के साथ, ऐश्वर्य के साथ किसकी बात कर रहे हैं? ऐश्वर्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के बाद साथ हम किसकी बात कर रहे हैं? अरे सुपर जोड़ दो या डिवाइन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉस्पेरिटी, परम ऐश्वर्य। और वो परम ऐश्वर्य कहां से होगा? फिर वही आत्मा और परमात्मा जाकर के बात हमारी यहां पूरी होती है, हम पूर्णता में जाते हैं। अगली बात आपसे अब कुछ और पूछता हूं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ। काले धन के 3 अड्डे बताओ। काले धन के डिफरेंट सेक्टर नहीं पूछ रहा हूं, देश जो है उसको मतलब सामूहिकता के साथ। काले धन के 3 अड्डे, एक देश, एक विदेश, ठीक है, और एक एफडीआई जो बीच में है। तो हमने क्या कहा था? काले धन की चाबी क्या है? एफडीआई से कैसे पता लगेगा काला धन किसका है? एफडीआई में 2 तरह का पैसा आता है।
एक में आप ओनरशिप का पता लगता है, एक में ओनरशिप छिपाई जाती है। एक में ओनरशिप का पता लगता है और एक में ओनरशिप छिपाई जाती है। तो उस पैसे को कैसे लाते हैं? चलो एक प्रश्न में और प्रश्न कर देता हूं, फिर और स्पष्ट हो जाएगा। ये काला धन बाहर क्यों लेके जाते हैं? लूट का पैसा जो भी कहो, चाहे वो टैक्स की चोरी का पैसा है या घोटालों का पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा है, जो आय से ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, उसको बाहर लेके जाते। क्यों ले जाते? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसको काले धन को यहां रखने में, छिपाने में दिक्कत है। और यदि पता लग जाता है तो क्या केस लगेगा? आय से ज्यादा संपत्ति का। और उससे क्या होगा? संपत्ति भी छीनी जाएगी और जमा करने वाला कहां जाएगा? जेल में। इसलिए कहां ले जाते हैं? बाहर। कहां ले जाते हैं? बाहर। बाहर किस में जमा करते हैं? ये बैंकों में। एक स्विस बैंक मत बोलो, ये तो अब बहुत पुरानी बात हो गई। जो भी टैक्स हेवन है, जिन बैंकों में जो है पैसा छिपाना आसान होता है, उनमें छिपा लेते, कहीं पर भी छिपा लेते, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा टैक्स हेवन है यूके, यूएसए। आप लोग भ्रम में मत रहो। सबसे बड़ा टैक्स हेवन है डेलावेयर, अमेरिका का। डेलावेयर स्टेट में आप कितना ही पैसा ले जाकर के डाल दीजिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कहां से लेकर के आए। इसलिए सबसे बड़ा टैक्स हेवन अमेरिका है खुद। पूरी दुनिया में काले धन की कितनी अर्थव्यवस्था है? 3000 लाख करोड़ की। कितने की? करीब। पूरी दुनिया में पैरेलल ब्लैक मनी है, पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी है। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितनी है? कुल करीब 63 ट्रिलियन डॉलर की। कितने की है? करीब। अब करीब आज थोड़ा, अब जैसे सभी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था डाउन पर है अभी। ये डाउन कैसे आ जाती है? पैसा तो उतना ही था, फिर डाउन कैसे आ गई? मुद्राओं का अवमूल्यन तो कुछ किसी देश का होगा, किसी देश का बढ़ेगा। अब जैसे हमारे आज रुपए का अवमूल्यन कितना हो चुका है? 57 रुपए 26 पैसे। ये हालत हो गई। ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। खैर, छोटी छोटी बातें। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट कब आती है? जब मुनाफा कम हो जाता है। मुनाफे कम होने को क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट कम हो गई है उसकी। फिर सेविंग्स कम हो जाती हैं। ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के 4-5 मेन आधार होते हैं। जब जो है चीजों की खपत कम होने लगती है, उपभोग जो है, लोग उसका उपभोग कम करना शुरू कर दे, तो उतनी ही जो है अर्थव्यवस्था जो मूविंग भी है वो ठहर जाएगी। तो मैं बात कर रहा था, काला धन छिपाते क्यों है? काला धन छुपाते क्यों है? बाहर ले जाके आय से ज्यादा संपत्ति के केस से बचने के लिए। कहां छिपाते हैं? टैक्स हेवंस में या ऐसे बैंकों में जहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता कि कहां से पैसे लेकर के आए हो। खैर, और इसमें सबसे बड़ा टैक्स हेवन है डेलावेयर और केमन आइलैंड और जो है जर्सी जैसे कुछ आइलैंड। सबसे बड़े टैक्स हेवन यूएसए और यूके चलाता है। सबसे बड़े टैक्स हेवन कौन चलाता है? यूएसए और यूके। और वो सबसे जब बड़े टैक्स हेवन क्यों चला पाते हैं? क्योंकि उनके पास में मिलिट्री पावर भी है, तो और वो ताकतवर मुल्क भी हैं। तो अब लोगों का भरोसा है कि भाई यहां पैसा जमा करेंगे तो जो है वापस भी मिल जाएगा। अब जैसे केमन आइलैंड है, वहां भी करीब 100 लाख करोड़ रुपए, और उसकी जीडीपी कितनी है? करीब 2 लाख करोड़ जीडीपी। अगले के पास में अर्थव्यवस्था कितनी? 2 लाख करोड़। और जमा कितना? किनका है ये पैसा? सारा ही काला धन है। फिर ये वापस क्यों लाते? काला धन चलो लेके चले गए, फिर एफडीआई से लेके क्यों आए? हमने कहा ना, एफडीआई में करीब करीब कितना काला धन है? करीब 80% तक। कितना है? करीब, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कितना? हमने कितना बोला था? 80%। इसमें पार्टिसिपेटरी नोट से ही कितना आया है? करीब 60%। ये तो रिसर्च करके पता लगाया है। चलिए, पार्टिसिपेटरी, प्रॉमिसरी नोट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना करके कितना आया है? करीब 80%। जिनका साफ सुथरा है वो पार्टिसिपेटरी नोट क्यों लेकर के आएंगे? वो प्रॉमिसरी नोट से क्यों लेकर के आएंगे? पार्टिसिपेटरी नोट और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? इसमें खाली एक कंपनी बनाई, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, वो लिख करके दे देता है इतना पैसे यहाँ इस बैंक, इसको यहाँ दे दो, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, वहां उसको मिल जाते हैं। एक ये बना रखा है। मैंने कहा ना, बैंकों की गोपनीयता के कानून इतने खतरनाक, उससे सारी चीज हो रही है। तो खैर, मैंने आपसे अगला प्रश्न ये पूछा कि एफडीआई के माध्यम से फिर वापस क्यों लेके आते हैं? वाइट करने से क्या फायदा होगा?
उसको भोग सकेंगे। खाली यही तो प्रयोजन नहीं है, और क्या होगा। टैक्स हेवन में यदि पैसा रखते हैं तो रखने का भी क्या देना पड़ता है, टैक्स। रखने का, ये टैक्स हेवन का मतलब है आपको ये तो नहीं पूछेंगे कि कहां से लेकर के आए, और उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा देना पड़ता होगा। अब तो देना नहीं पड़ रहा है, अब तो थोड़ा देने लग गए हैं वो लोग, लेकिन ब्याज कितना देते हैं वो, 2%, इससे ज्यादा नहीं देते। ब्लैक मनी जो उस ब्लैक मनी के ऊपर 2% से ज्यादा ब्याज, नॉर्मल जो बैंक हैं वो 3 से 4% अधिकतम ब्याज देते हैं वहां पर आज। अभी नहीं तो पहले तो 2% था, अब 3-4% भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो 2 से 4% मैक्सिमम मिलता है, 4%, और 4% भी उनको मिलता है जिनका जो ओनरशिप छिपा नहीं होता है, जो ज्यादातर वैसा पैसा होता है। ये बाकी वालों को तो उनको पता है, इनको तो 2% ही मिल जाएगा, बहुत है। तो भारत में सबसे ज्यादा हमको, हमारे यहां पर कितने में पैसा मिलता है ब्याज में, 12% हो गया अभी। आपको ब्याज मिलता है 8% जब बैंक में जमा करते हो। यदि कोई बैंक से ब्याज पर पैसा लेता है तो उसको कितने में मिल रहा है आज, 12%। तो यहां वो पैसा ले आते हैं, और यदि किसी बैंक में ही रख देते हैं उनको मिलेगा 8%। और यदि शेयर मार्केट में लगा देते हैं तो एक साल में 1 लाख करोड़ का कितना हो जाता है, 2 लाख करोड़। और 1 साल तक यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखो तो कैपिटल गेन नहीं रखता, टैक्स भी। इतने बेईमान है ये, इन्होंने शेयर मार्केट के कानून ऐसे बना दिए। 1 साल तक आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रहता है। मान लीजिए 1 लाख करोड़ था और अगले साल आपके शेयर 2 लाख करोड़ के हो गए, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने हो गए, 1 के 2, और बाहर रहते तो उसका भी घटने की संभावना और रह सकती थी। ठीक है, तो इसलिए यहां प्रॉफिट के लिए लेकर के आते हैं उसको। तो हम क्या कहते हैं, 2 तरह के एफडीआई है। एक व्हाइट मनी, व्हाइट मनी कौन सा एफडीआई में, जिसके ओनरशिप का पता है, जिसकी ओनरशिप छिपाई नहीं गई है। और जो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके लाया गया, इसका मतलब वो गड़बड़ है। तो जिसकी ओनरशिप छिपाई गई है ऐसा, फिर यहां कैसे आ जाता है, उसमें मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, पैसा आ जाता है। उसको सेल कंपनी बोलते हैं, ट्रस्ट कंपनी बोलते हैं। एक शब्द बड़ा उसमें प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके पैसा ले आते हैं। अब उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एक कंपनी का खोजा गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना दिया, और उसका पता लगाया गया कि भाई इसका अल्टीमेट ओनर कौन है। उसके ऊपर जांच बैठाई गई। कई बार दुनिया में ऐसा हो जाता है ना, भाई पता नहीं आतंकवादियों का तो नहीं है, तो पूरी दुनिया की ताकत लग गई। एक केस था, तो उसमें पता लगा कि इसका अल्टीमेट ओनरशिप कौन है। तो इसमें 15-20 कंपनियां बनाते हैं एक के बाद दूसरा, फिर बीच में कंपनियों को बंद कर देते तो आखिरी तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्रोत तो आता है ना कहीं ना, इसको पैसा कहां से आया। बीच में चलो कंपनी बंद होगी, लेकिन उस कंपनी में फिर कहां से आया था, तो उसकी बहुत उसमें मशक्कत करनी पड़ती है। तो जाकर के पता लगा कि जिस आदमी ने जमा कराया था, उस आदमी के घर के कुत्ते का नाम डैनी था। अभी आपने सुना होगा कि जो है वहाँ के नेशनल बैंक ने कहा, स्विट्जरलैंड के, कि हमारे यहाँ पर भारतीयों के पैसों में अभी बढ़ोतरी हुई, थोड़ा अभी बता रहे बढ़ोतरी हुई है, नहीं तो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए जमा है। ये क्या मतलब हुआ, क्या इतना पैसा जमा है? जिन्होंने अपनी नागरिकता बता करके पैसा जमा कराया उनका वो डिक्लेरेशन दे देते हैं, वो खाली नागरिकता के आधार पर देते हैं। जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके वहां पैसा जमा कराया उसकी डिटेल दे ही नहीं सकते हो। इसलिए कोई ये पूछने लग जाए आपसे कि वो तो स्विट्जरलैंड तो सारा खाली हो गया, वह खाली नहीं हुआ है। वहां जो लाखों करोड़ रुपए अभी भी जमा है, करीब 150-200 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो उसमें जो पैसा जमा है उसको कैसे जमा कर दिया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके। उसमें नागरिकता बताते ही नहीं है। तो जो नागरिकता बता करके पैसा जमा कराया है बेवकूफ लोगों ने, चोर और साथ में बेवकूफ, कुछ समझदार चोर है। वो समझदार चोर कैसे हैं, वो ऐसे उनके आर्थिक सलाहकार बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वर्ल्ड लेवल के टॉप लोग होते हैं उसमें। तो वो कैसे करते हैं, वो अलग अलग तरह से, इस तरह से उनकी कंपनियां बनाते हैं, इस तरह से जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं कि आप उसमें ढूंढ ही नहीं सकते। इधर इधर उधर उधर गोथ करके ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं कि आदमी झक मार ले पता नहीं लगा सके।
आप बात समझ में आई? तो ये जो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ ही बचा है वहां भारतीयों के नाम से, ये महा झूठ है। क्योंकि 10,000 करोड़ तो वो है जो भारतीय नागरिक था, जिन्होंने बता करके पैसा जमा किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नाम से जो पैसा जमा है भारतीय बेईमान भारतीयों का, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। खैर चलो, तो एफडीआई काले धन की चाबी कैसे पता लग गया ना? उसके जो ओनर पता लगेंगे, फिर उन ओनर्स के घर में यहां क्या करो, छापा मारो, यहां उनके सब पता लगाओ, तो सब सोना भी निकल आएगा और दूसरा भी पता लग जाएगा कि हाँ और कहां कहां इसने कर रखा है सारा। तो एक काम करना पड़ेगा, ये काला धन वापस कैसे आएगा? काला धन वापस लाने के लिए एक तो एफडीआई वालों का ओनरशिप का पता लगा लो। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? कम से कम 1 लाख से ज्यादा। कितने? 1 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और वहां से एफडीआई कितनी आई है? 20 लाख करोड़। और अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? कम से कम आज उसकी वर्तमान वैल्यू तो होगी करीब 40-50 लाख करोड़। वो तो लेके आए थे ना, फिर वो मल्टीप्लाई हो रही है ना। यहां जो पैसा एफडीआई लेकर के आए, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ तो शेयर मार्केट में सीधी लगी हुई है, कुछ इसमें प्राइवेट जो है शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, प्राइवेट शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, किसी भी जो लिमिटेड नहीं है ना, प्राइवेट होल्डिंग कंपनी में भी ले लेते हैं। खैर, तो ये एक बड़ा विषय है। तो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रोल है, रिजर्व बैंक के क्या है? 2 मुख्य काम क्या है? एक नोट छापना और दूसरा बैंकों के ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है, उनके लिए कानून बनाना। वैसे वो खुद तो नहीं रख सकते, कोई बैंक गलत कर रहा है तो उसको रोकेगा कौन? पुलिस। और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना। तो आर्थिक अनियमितता को नियंत्रित करने के लिए बड़े नोट वाला काम तो ठीक है, और बैंकों की गोपनीयता वाले जो कानून बदलवाने वो आरबीआई करेगा। और वो भी मूलतः कहां से चलते हैं? वित्त मंत्रालय से। तो भारत का एक वित्त मंत्री अच्छा हो जाए या एक प्रधानमंत्री अच्छा हो जाए, तो हिंदुस्तान में एक दिन में सारा का सारा काला धन बाहर आ जाए, एक दिन के अंदर। और ज्यादा ही है, मान लीजिए एक दिन में चलो 100 बड़े चोरों को पकड़ लिए, इतनी टीम तो है, अरे कितनी लाखों लोगों की टीम है। चोर जो है ऐशो आराम से बैठे हैं, एक दिन वो भी आएगा जब सारे चोर बेनकाब होंगे और हिंदुस्तान का हक उसको मिल जाएगा। ये दूसरा प्रसंग था। तो मैं आपसे वो बात कर रहा था, कैसे निकलेगा ये काला धन? ये तो इच्छा शक्ति और ईमानदारी होनी चाहिए, एक दिन में निकल जाएगा। कहां से निकलेगा? किस है? और ज्यादा क्या करना है? देखो, एक बार बाबा जी ये नार्को टेस्ट कई बार फेल हो जाता है, क्यों? नार्को टेस्ट फेल नहीं होता। ये जो तेलगी का गड़बड़ हुआ ना, उसको डोज कम दिलवाई गई, इसलिए जो उसने बाहर बोला वो ये अंदर बोल दिया। तो नार्को टेस्ट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके जो मात्रा है ना, जो केमिकल की, वो उतनी डलवाते हैं कि भाई पूरा बेहोश ना हो, वो उसमें बोलता रहे। तो पता है हमारा इनाम खोलेगा। अब इसका हसन अली का नार्को टेस्ट कर लो ना सर, 1 लाख करोड़, उसमें तो कई मुर्गे मिलेंगे। देखो, ये लोग ये पूछे ना भाई बाबा जी 400 लाख करोड़ का आंकड़ा बता रहे, बोले भाई 400 लाख करोड़ क्या हसन अली जैसे 400 लोग नहीं है हिंदुस्तान में? है? तो 1-1 लाख करोड़ तो उसी के पास है। वो तो पता लग गया, इसलिए पता लग रहा है उसका। शेयर मार्केट कितने लाख करोड़ का है? ये करीब ऐसे शेयर मार्केट का जो साइज है वो करीब 80 लाख करोड़ से के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम उसको दूसरे सेक्टर्स को उसको अलग निकाल दिया था, इसलिए हमने उसको 50 लाख करोड़ गिना। 50 लाख करोड़ का शेयर मार्केट। और हमने नकली करेंसी वाला, ये बड़ा खतरनाक है, ये तो इसको कोई देख ही नहीं रहा है। देश में हर बड़ी नोट में से एक नोट क्या है? नकली। और ये कम से कम कितने रुपए नकली है? 1 लाख करोड़ बड़े नोट। कितने? वैसे कुल करेंसी कितनी है? कुल करेंसी के रूप में, करेंसी किसको बोलते हैं? नोट। भारत में इस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नोट कितने? अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? एक तो नोट से हो गया, एक टेक्निकल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें नोट की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है? चेक, ड्राफ्ट और टेक्निकल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें नोट की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी कीमत भी कैसी है? नोट जैसी ही है। ठीक है,
आप चाहें तो उसको कैश करा सकते हैं कभी भी। इसलिए मैंने बोला ना, ये अब गोल्ड को कभी भी आप कैश करा सकते हैं, लैंड को कभी भी कैश नहीं करा सकते। लैंड तो कोई ग्राहक आएगा तब बिकेगी, लेकिन गोल्ड को कभी भी कैश करा सकते हैं। चेक को, ड्राफ्ट को कभी भी कैश करा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करेंसी कितनी छापी हुई है? 10-11 लाख करोड़ के आसपास है। कितनी? इसमें बड़ी करेंसी कितनी है? 97%। कितनी है बड़ी करेंसी? और 97%। किसी देश की इकोनॉमी को ठीक से चलाने के लिए, जिससे कि ब्लैक मनी पैदा ना हो, एक तो छोटी करेंसी होनी चाहिए, बड़ी करेंसी नहीं होनी चाहिए। और करेंसी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 2 से 3%। और भारत में कितनी है? करीब 17-18%। कितनी है? 17-18%। यदि भारत की अर्थव्यवस्था 100 लाख करोड़ की होती तो 2 लाख करोड़ रुपए बहुत होते। अब भारत की अर्थव्यवस्था में नोट ही बड़े नोट, छोटा आदमी कहां बड़े नोट का प्रयोग करता है? उसके पास बड़े नोट है ही कहां बेचारे के पास? वो तो बाई चांस कभी कोई चला जाए तो अलग बात है। भारत की अर्थव्यवस्था में यदि 10 लाख करोड़ ही बड़े नोट मान लेते हैं, चलिए, तो कितना होना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था? आप इसको सीधा आप गुणा कर दीजिए 50 से, कितना हो गया? 500 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जितनी करेंसी छपी हुई है। और ये 500 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब चलो उसका गिना देता हूं, वो कैसे है। 1 लाख करोड़ तो नकली करेंसी है। कितनी? ये दरअसल इस बात को छिपाया जा रहा है, और इसको ठीक करने के लिए खाली एक ही काम करने की जरूरत है, एक बड़ी करेंसी वापस ले लो एक बार। जिनके पास ईमानदारी की है उनको छोटी करेंसी दे दो, और उनको बोलो अपना बैंक से ट्रांजैक्शन कर लो, और 5 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए तक टैक्स ही हटा दो, तो छोटे आदमी तो ऐसे भी जो है इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। और ये बड़ी करेंसी एक बार वापस आ जाएगी तो सारी नकली करेंसी खत्म हो जाएगी। और फिर करेंसी का जो सिस्टम है थोड़ा और एडवांस कर दो। दुर्भाग्य से जो भारत को पेपर सप्लाई करता है, भारत को स्याही सप्लाई करता है, और भारत को जो मशीन सप्लाई की है उसी कंपनी ने पाकिस्तान को की हुई है। वो अपने लिए छापता है 1/4 और हमारे लिए छापता है 5-10 गुना। और छाप करके कहां से भेजता है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, और इधर कश्मीर के रास्ते से। छोटी करेंसी भेज सकता है? उसमें छपाई का पैसा ज्यादा लगता है छोटी करेंसी में। और यदि 10-20 का नोट होगा और 1 करोड़ को 2 करोड़ होगा तो क्या करना पड़ेगा? ट्रक या ट्रेन भर के भेजना पड़ेगा। अभी तो 500 का, 1000 का होता है ज्यादातर। आपने जितनी भी बड़ी करेंसी में ज्यादा इसका 100 के बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो एक आदमी, एक नक्सलवादी घुसता है, एक आतंकवादी घुसता है तो कितने छिपा लेता है? कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ से 2 करोड़ तक लेकर के आ जाता है अपने कपड़ों में ही छिपा करके। और यदि 10-10 के, 20-20 के नोट होंगे तो ला ही नहीं सकता, बोझ मर जाएगा, और दूर से समझ में आ जाएगा कुछ लेके आ रहा है। इसलिए ये बड़ी करेंसी वाला मामला बड़ा खतरनाक है। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था 1 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी है, नकली करेंसी, उससे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चल सकती है हिंदुस्तान में? कम से कम बोलो 50 लाख करोड़ तक की अर्थव्यवस्था उससे मूव चल सकती है। अब इसको सोचो, हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रग्स में कम से कम 10-10 लाख करोड़। इसको हमने कैलकुलेट किया बड़े तरीके से। माताएं जो श्रम करती हैं उसमें करीब 10-15 लाख करोड़ था। ये कैलकुलेट नहीं होता है, इसके ऊपर हम टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। नक्सलवाद में करीब 1 लाख करोड़ रुपए, गोल्ड में लगा हुआ है करीब देश का 300 लाख करोड़ रुपए, माइनिंग में लगा हुआ है 50 से 100 लाख करोड़ रुपए कम से कम, और रिटेल मार्केट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए, राजनीति में करीब 15 लाख करोड़ रुपए, और लैंड एंड रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है करीब 100 से 200 लाख करोड़ रुपए। यह हालत है। कुल कितना हो गया? करीब 600-700 लाख करोड़ रुपए है ये, मतलब 500 से 600 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से छोटी नहीं है। अब बात समझ में आई कुछ अर्थव्यवस्था? चलिए, तो मैं आपसे पूछ रहा था ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां लगाना चाहिए? खेती में, दूसरा इंडस्ट्री में, तीसरा सर्विसेज में, चौथा एजुकेशन में, पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, छठा
वाटर मैनेजमेंट में, सातवां वेस्ट मैनेजमेंट में, फिर इसके बाद बाकी सेक्टर्स, फिर वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, ढांचागत सुविधाएं जो है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है तमाम तरह का, स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के अंदर, ठीक है। लेकिन पैसा कहाँ लग रहा है ज़्यादातर? गोल्ड में। अब बताओ, गोल्ड से बच्चों को पढ़ाए, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे हैं? एक आदमी के घर में पैसा है, 30 लाख रुपए है, 30 लाख का उसने सोना खरीद लिया 1 किलो, अब 1 किलो की सिल्ली अपने बच्चों को दिखाएगा, डॉक्टर बन जाएगा कोई? तो पैसा कहां लगा रखा है बेवकूफ लोगों ने? बोलो, गोल्ड में, लैंड में, ऐसी खराब खराब जगह लगा रखा है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। पैसा कहां लगना चाहिए? जहां प्रोडक्टिविटी हो, प्रोग्रेसिवनेस आए उसे, अनप्रोडक्टिव वर्क में। तो ये समझने की चीजें हैं, और इन चीजों के ऊपर फिर आपको कमेंट्स भी करना है, देश को जागृत तो करना है ना इस दिशा में ही तो। और पैसा कहां लग रहा है? दारू में। हाँ, दारू में, दारू बेचने से जीडीपी बढ़ती है। चलो अब मैं जीडीपी जो बढ़ती है ना खराब खराब जगह से, वो भी बताता हूं। लैंड, गोल्ड में पैसा लगाने से जीडीपी नहीं बढ़ती है, लैंड में लगाने से थोड़ी बहुत बढ़ती है, और वो भी कहां? जहां नंबर 1 में लगता है, उसमें टैक्सेस मिलता है, और उसमें जो है वो काउंटेबल है वो। लेकिन जो पैसा लग गया, अब देखो जहां ये कहते हैं ना विकास हो रहा है, किसमें? दारू बेचने से जीडीपी बढ़ती है, लेकिन दारू बेचने से देश में दरिद्रता बढ़ती है। वो कहते हैं समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? गरीबी बढ़ रही है। एक दारू बेचने वाला करोड़ों किसानों को आत्महत्या के लिए विवश कर देता है, एक दारू बेचने वाला करोड़ों मजदूरों को बेघर कर देता है, उनको, करोड़ों मजदूरों के बच्चों को अनाथ कर देता है, माता, करोड़ों माँ बहन बेटियों को के जो है सिंदूर उजाड़ देता है। क्या करता है वो? करोड़ों लोगों ने दारू पी, तो दारू बेचने वाला क्या होगा? पैसे वाला, और जिसने दारू पी वो सारे क्या हो गए? दरिद्र। तो ये हो रहा है हिंदुस्तान में। अब इनकी ये कह रहे हैं जीडीपी बढ़ गई, क्यों? वो जो दारू बेची वो बैलेंस शीट पे आ गई, ये कहते हैं जीडीपी बढ़ गई। देखो ये पेपर पे आ गया कि उसकी कंपनी की पहले दारू बिकती थी 5,000 करोड़ की, अब दारू बिकती है 25,000 करोड़ की, जीडीपी बढ़ गई। पेड़ लगे हुए हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती, पेड़ काट दो तो क्या बढ़ जाती है? जीडीपी बढ़ जाती है। आप स्वस्थ हैं तो जीडीपी कम बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ेगी, स्लोली ग्रोथ करेगी। और आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आप स्वस्थ हैं तो आपसे जीडीपी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास को रोजगार ना, पढ़ाई कर रहे हो, आप तो पैसा खत्म कर रहे हो। लेकिन आप यदि बीमार होते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। क्यों? दवाई कंपनियां, क्यों? हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर, उनको आमदनी आती है, फिर वो बैलेंस शीट पर दिखाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? ये, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा ये अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था है। क्या हो गई? तो ये अब समझ में आया, ये अर्थव्यवस्था से भी अनर्थ हो रहा है। आपके पास में जेब में पैसा है, आपकी सेविंग है, तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और आप दारू पीते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो जीडीपी बढ़ती है। अच्छा एक बात मैं पूछता हूं, सारा ये पूंजीवाद कैसे बढ़ता है? ये बैंक और बैंकर्स को पैसा कहां से मिलता है? सारी दुनिया की संपत्ति इनके पास कैसे जाती है? इन साम्राज्यवादियों के पास सारी दुनिया की संपत्ति कैसे जाती है? कोई भी खड़ा होकर के बताए। एक तो जल जंगल जमीन भू संपदाओं पर तो कंट्रोल कर लिया, बाकी लोगों का पैसा इनके पास कैसे जाता है? गरीब आदमी पैसा कहां जमा कराता है? सेविंग। ये जो साम्राज्यवादी लोग हैं ना, मैंने बोला ना सबसे बड़े 2 खतरा क्या है दुनिया के लिए? बैंकर्स और ये साम्राज्यवादी लोग। ये साम्राज्यवादी लोगों के पास में चलो जल जंगल जमीन भू संपदा तो कंट्रोल कर लिया, बाकी आम लोगों का पैसा इनके पास कैसे जाता है? आम लोगों का जो बचत का पैसा है, सेविंग का पैसा है, वो कहां गया? बैंक में। और बैंक से लोन किसको मिला? बैंकों से 20%, 10 से 20% ही गरीब लोगों को लोन मिलता है। 80 से 90%, ये 90% लोन किसको मिलता है? बोलो, पूंजीपतियों को।
तो सारा पैसा घूम फिर करके फिर उन्हीं के पास। ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है, आम आदमी तो इसमें पागल हो रखा है। अच्छा, हम जैसे कोई बात करते बोले बाबा अर्थशास्त्र की बात मत कर, खाली योग शास्त्र की बात कर। आम आदमी क्या करता है? सेविंग करता है। बड़े लोग कभी भी सेविंग नहीं करते, वो तो खर्च करने के, पैदा ही खर्च करने के लिए भी। वो तो प्रोडक्ट ही उपभोक्तावाद के, बाजारवाद के। वो तो धरती पर पैदा हुए विनाश करने के लिए, भोग करने के लिए। आम आदमी भोग करने में नहीं, विश्वास नहीं रखता। क्या आम आदमी क्या करता है भारत का? बचत। सबसे ज्यादा बचत किस देश के लोग करते हैं? सबसे ज्यादा बचत 3 देश के लोग करते हैं। सबसे ज्यादा चीन, दूसरा जापान, तीसरा भारत। सबसे ज्यादा बचत 3 देश के लोग करते हैं। भारत की का जो बचत का परसेंटेज है वह है करीब 40%, और इनका है करीब 60 के आसपास, चीन वालों का। सारे इसमें उसके तो पूरी लिस्ट मिल जाती है, इंटरनेट से आप निकाल लेंगे, मिल जाएगी आपको। खैर, और अमेरिका में सेविंग कितना? बहुत खींचतान करके 10%। कभी कभी तो उससे भी कम हो जाती है, 5 पर चली जाती है। और ग्रोथ रेट 2%, 1.5%, 1%। उनके पास अब बचा ही नहीं। अब सड़क बना ली, अब क्या तोड़ के थोड़ी बनाएंगे उसको? स्कूल बना लिए, कॉलेज बना ली, यूनिवर्सिटी बना ली, सब कुछ बना लिया। और सब किससे बनाया है? उधार के पैसे से। कितना? आज उसके ऊपर कर्ज और विदेशी निवेश। भाई विदेशी निवेश कभी भी ले सकते हैं ना वापस। विदेशी निवेश और कर्ज जोड़ दिया जाए तो अमेरिका के ऊपर करीब 2100 लाख, 2000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। कितना? और हमारे ऊपर कर्ज कितना है? विदेशी कर्ज खाली करीब 11 लाख करोड़ का है। बाकी इंटरनल जो है वो करीब 40 लाख करोड़ हो जाता है। वो सब वो अलग बात है। खैर, अब अगली बात मैं कर रहा हूं। भारत की भाषा में कौन सी ऐसी तकलीफ है कि इसको हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, और हम अपने इंडस्ट्री में भारत की भाषा को अपने शिक्षा संस्थानों में, अपने अनुसंधान संस्थानों में, सारा सोशल मीडिया चीन का किस में चलता है? चाइनीज में। जापान का सोशल मीडिया किस में चलता है? जापान की सारी रिसर्च किस में होती है? जापान के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वहां के जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, सब क्या पढ़ते हैं? क्या जापान पिछड़ा हुआ देश है? तो जब जापान को अपनी जापानीज पर गौरव है, फ्रांस को अपनी फ्रेंच के ऊपर, जर्मनी को अपने जर्मन के ऊपर, चाइना को अपनी चाइनीज के ऊपर, रूस को अपने रशियन के ऊपर, रशियन वहां भी सब उसी में करते हैं सब। हम अपनी भाषा में क्या अपना देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला सकते? क्या अनुसंधान नहीं कर सकते? अनुसंधान किससे? भाषा से होता है या ब्रेन से? साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी बात की जाती है पूरी दुनिया में, भाई ये तो एडवांस जमाना है। हमको ना ऐसा बरगला दिया गया कि हमको साइंटिस्ट बनना है तो क्या पढ़नी पड़ेगी? इंग्लिश। हमको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो क्या पढ़नी पड़ेगी? अच्छा, ऐसे हमको ऐसे मानसिकता हमारे ऐसे बना दी गई बचपन से। हमारी भाषा में कौन सी ऐसी कमी है कि जो उसमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को हम नहीं चला सकते? हम अपने सरकारी तंत्र को नहीं चला सकते, अपने सिस्टम को नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं। फिर भी गड़बड़ हो रहा है। आज भी हाई कोर्ट में कहीं कहीं थोड़ी बहुत अनुमति मिली है, बाकी करीब 90% हाई कोर्ट और 100% सुप्रीम कोर्ट में फैसला किस में होगा? अंग्रेजी में। बहस भी किस में होगी? वहां अलाउ ही नहीं है। और क्या कभी भी आपने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को धोती कुर्ते में पहनते हुए देखा? क्या कभी भी किसी एसडीएम को, किसी कलेक्टर को, किसी चलो बना दी गई, किसी पुलिस वाले ऑफिसर, किसी डायरेक्टर जनरल पुलिस जो बिना वर्दी के रहता वो तो धोती पहन सकता है, हैं? लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी माई का लाल नहीं हुआ जो डायरेक्टर जनरल पुलिस और धोती पहन के ड्यूटी पर एक दिन भी गया हो। एक एसडीएम नहीं गया ड्यूटी पर कभी भी धोती पहन करके। एक एडवोकेट बहस करने के लिए नहीं गया धोती पहन करके सुप्रीम कोर्ट में। विवाद हुए एक दो, कुछ लोअर कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में, कुछ लोअर कोर्ट में। एक माई का लाल एसडीएम से लेकर के और डीएम तक कोई नहीं जा सकता। हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव नहीं, अपनी वेशभूषा के प्रति गौरव नहीं। कैसा बात? मैंने एक एसडीएम से बहुत
वो राष्ट्रवादी विचारों का, देशभक्त एकदम, बहुत जुनूनी। मैंने कहा भाई तुम धोती कुर्ता पहन सकते हो? बोले बाबा पहन तो लूंगा, लेकिन या तो नौकरी से बर्खास्त हो जाऊंगा, या जो है जितनी भी मेरी मित्र मंडली है कल से मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैंने कहा आज तक किसी ने साहस किया? एक भी साहस नहीं कर पाता। बोले जी जब हम ऑन ड्यूटी होते, मैंने ऑन ड्यूटी से मेरा तात्पर्य घर में तो पहन लेते हैं वो, लेकिन यदि अब जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आ रहा है तो मुख्यमंत्री भी की ड्यूटी में किसको रहना पड़ेगा? एसडीएम को रहना पड़ेगा, डीसी को रहना पड़ेगा, कलेक्टर को रहना पड़ेगा, एसपी को रहना, एसएसपी को रहना पड़ेगा। चलो एसएसपी की तो एक खाकी वर्दी बना दी, लेकिन वो भी तो, एसएसपी भी तो कई बार जनरल वर्दी में भी तो रहता है। तो जनरल वर्दी में जब वो आम नागरिक जैसे कपड़े पहन सकता है, जीन्स पहन सकता है, शर्ट पहन सकता है, तो धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन सकता? हमारा मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता पहनने से कोई हम चांद पर चले जाएंगे, धोती कुर्ता पहनने से कोई देश इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, भारत की जो है सैन्य शक्ति से ताकतवर हो जाए। धोती कुर्ता पहनने से हम विश्व विजयी नहीं हो जाएंगे, लेकिन भाई धोती कुर्ता के प्रति इतना अपमान का दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिए कि धोती कुर्ता पहन लिया तो हम अपमानित हो जाएंगे। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें भी आपको बीच बीच में कभी कोई प्रसंग आएगा तो उठानी पड़ सकती है। फिर आपसे कोई प्रश्न करे कि बाबा जी को तो इतने नोटिस भेजे जा रहे हैं, आपके संगठन को तो इतने, संगठन अपने भारत स्वाभिमान को तो कोई नोटिस नहीं आया अभी, लेकिन अपनी संस्थाओं को नोटिस भेजते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि भाई जांच एजेंसियां या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारा तंत्र सरकार के अधीन है। जिसको कहेंगे वो नोटिस भेज देगा। आपको भेज सकते हैं 100 नोटिस, लेकिन किसको भिजवाने में भिजवा देता हूं। कोई भी आदमी को 100 तरह के नोटिस भेजे जा सकते हैं। आपके घर का छज्जा बाहर निकला हुआ है, आप जो सड़क पे गाड़ी चला रहे थे तो आप राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में गाड़ी चला रहे थे, आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर ये लाइट जो है वो इस तरह की लाइट लगनी चाहिए, ये लाइट नहीं लगी हुई है। आपका जो हॉर्न है वो इस तरह का लगा हुआ है। एक आरटीओ जो है वो 15 गलतियां निकाल के आपकी गाड़ी में, आप सड़क पर चल रहे हो उसके लिए नोटिस भेज सकता है, आपके मकान को लेकर के नोटिस भेज सकता है, आप यदि छोटी सी भी दुकान चला रहे हो तो उसको लेकर के नोटिस भेज सकता है कि आपके जो है उसमें गए थे, आपकी दुकान के अंदर इतना बिल मिला, इतने का बिल नहीं मिला। वैसे अपने यहाँ तो इस तरह के नोटिस नहीं है, वो दूसरी तरह के नोटिस हैं। सारे के सारे ऐसे नोटिस हैं कि आपने जो है योग सिखाया, तो योग सिखाया तो जो आपको दान दिया उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, तो जोरा मर्दी दान को भी टैक्स मान रहे हैं। और जो आयुर्वेद का काम कर रहे हो ये आप ट्रस्ट में नहीं कर सकते, 20 साल से कर रहे थे, कर सकते हैं, लॉ है, कानून है, वो मैंने आपको बताया कई बार। तो क्योंकि सारा तंत्र सरकार के अधीन है, सारी एजेंसियां सरकार के अधीन है, आप इसलिए सेल टैक्स से, इनकम टैक्स से, सर्विस टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से, आईबी से, जितनी भी एजेंसियां हो सकती हैं, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, उन सब से आप नोटिस भिजवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन है। इसलिए गवर्नमेंट का हम उनका उत्तर हम देते हैं, उनका रेस्पॉन्स करते हैं। और ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में जाएंगे। वहाँ अभी ट्रिब्यूनल से आगे तो अभी बात भी नहीं बढ़ी है, फिर कहाँ जाएंगे? लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए हमें ये न आज फंसा सके हैं और न कल फंसा सकेंगे, न आज। हाँ, इससे क्या होता क्या है, वो अखबारों में छपवाते हैं कि हमने नोटिस भेजा है। हमारी सच्चाई का प्रमाण क्या है? हमारी सच्चाई का प्रमाण ये कि सारे तंत्र से, सारी सिस्टम से, सारी व्यवस्था से, सारी सरकार से एक संस्थान और कोई व्यक्ति लड़ रहा है और उसके बाद भी उसको झुका नहीं पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसमें सच्चाई है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, इन चीजों से विचलित मत हुआ करो। चलो अगली बात, पूरी दुनिया में टैक्स सिस्टम के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। तो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत विचारने की बात है। लेकिन साफ सुथरी बात जो सबको अभी समझ में आती है, उसके बाद में एडवांस और सोचा जा सकता है। बेसिक चीज के ऊपर अभी बात करते हैं हम। तो टैक्सेशन कैसे होने चाहिए? दो चीजें टैक्सेशन में। दो तरह का टैक्स कौन सा होना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। उसको डायरेक्ट टैक्स में एक तो इनकम टैक्स होता है, एक जो है कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो एक कॉर्पोरेशन टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये ज्यादा होने चाहिए। और ये 10 लाख रुपए तक तो होने नहीं चाहिए। अरे 10 लाख रुपए एक आदमी के पास में नहीं होगा तो करेगा क्या?
भाई उसके पास में अपनी गाड़ी है, मकान है, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, दवाई का खर्चा है और तमाम चीज़ें हैं, तो 10 लाख रुपए तक तो टैक्स होने नहीं चाहिए, और 10 लाख से ऊपर 10% लगा लो। और जिनके पास और ज्यादा होता है, जिनके पास ये करोड़ों अरबों है, लाखों लाखों करोड़ है, उनके ऊपर तो 30 क्या 50% भी लगाओ, और लेकिन चोरी के सारे रास्ते बंद कर दो। अब ये क्या करते हैं, जितने भी बड़े टैक्स, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, ये सारे टैक्स बचाने के लिए अपने यहां 100 200 500 सीए रखते हैं और सब ये हेरा फेरी करते रहते हैं। तो सारा टैक्सेशन में जितने भी ये गड़बड़ झाला है वो सारा खत्म कर दो, तो हिंदुस्तान में आज भी कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए टैक्स का कलेक्शन हो सकता है। कितना? और वो डिफरेंट सेक्टर्स मैंने बता दिए, कहां कहां कितनी इकोनॉमी चल रही है, उसको इलीगलिटी को खत्म करना पड़ेगा। और किस पर टैक्स होना चाहिए? और ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स होने चाहिए। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स सारे क्या कर दो, सारे इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दो, खत्म। उससे क्या खत्म हो जाएगी? महंगाई। चीजें कैसी होंगी? सस्ती। और लोगों के जीवन में क्या आएगी? समृद्धि। लोगों के जीवन में आएगी खुशहाली, लोग बनेंगे धनवान। पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति किस देश से हुई? अब आर्थिक क्रांति भी किससे होनी है? भारत से। ये भारत में हमने ये अपने इस अर्थव्यवस्था को ठीक कर लिया ना, तो पूरी दुनिया में भी इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। भारत में आंदोलन होने के बाद पूरी दुनिया में आंदोलन होंगे। ये अमेरिका में भी होगा, ये ब्रिटेन में भी होगा, ये मिडिल ईस्ट में भी होगा, ये चीन में भी होगा, और फिर यही आंदोलन पूरे यूरोप में, पूरे एशियन कंट्रीज में, पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, और पूरी दुनिया में खुशहाली आने लगेगी। पूरी दुनिया में सबसे बड़े 5 षड्यंत्र किस नाम से चलते? अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से जो चलने वाली 5 संस्थाएं वो हैं वर्ल्ड बैंक, IMF। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? पैसा किनको देता है? जो उनकी चिलम भरते हैं, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। IMF मुद्राओं के मूल्यांकन में पक्षपात करता है, और उसमें सब में वीटो पावर किसने रख रखी है? अमेरिका ने अपने पास। और UNO क्या करता है? जो इनकी वर्ल्ड बैंक की, IMF की, WTO की शर्तों को नहीं मानता उसके ऊपर युद्ध कर देता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। ये सारी चीजें करते हैं। खैर, जो पूरी षड्यंत्रकारी साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, ये 5 तरह के क्या क्या षड्यंत्र करती हैं? राजनीतिक, क्या बोला था? आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक। नैतिक षड्यंत्र करके अनैतिकता को, दुष्चरित्रता को, विलासिता को बढ़ाते हैं। धार्मिक षड्यंत्र करके एक दूसरे धर्मों के लोगों को लड़ाते हैं, जैसे लड़ते रहे, युद्ध करवाते हैं। युद्धों की बहुत भयंकर राजनीति होती है। फिर आर्थिक षड्यंत्र करके पूरी दुनिया को लूटते हैं, और राजनीतिक षड्यंत्र करके पूरी दुनिया की सत्ताओं को परोक्ष रूप से संचालित करते हैं। काला धन वापस आ जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? काला धन कहां से आएगा? काले धन के स्रोत कहां, क्या क्या बताए थे? काले धन के 3 अड्डे अभी थोड़ी देर पहले बताया, देश विदेश और FDI। और काले धन की चाबी क्या बताया था? ठीक है, तो ये काला धन जो देश के अंदर और बाहर है वो निकल करके और जो है मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लग जाए, माने उसमें कहीं पर वो ट्रेसेबिलिटी, उसमें पारदर्शिता आ जाए, ठीक है, और सही दिशा में लगने लग जाए, और जो लूटा है वो तो ले ही लेंगे वापस। तो क्या होगी देश की अर्थव्यवस्था? GDP का आकार हमारा कितना गुना बड़ा हो जाएगा? कम से कम 7 से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और होता, यदि काला धन जमा ना भी होता तो भी। और हमारी ग्रोथ रेट, 15 से 20%। हमारा एक्सपोर्ट, निर्यात, ये भी करीब 8 से 10 गुना ज्यादा। हमारी सेविंग आज जितने उसे डबल तो हो जाएगी, ठीक है। आज यदि 30-40 के आसपास है तो 60-70 के आसपास हो जाएगी, और हमारा डेफिसिट रहेगा, फिर सरप्लस में रहेंगे। हमारी सैन्य शक्ति भी बढ़ जाएगी, और
अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। वो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा इस बात को मैंने पूछ लिया शब्दांतर से। चलो पूछो, आप लोग पूछो। देखो, कोई यूं कहे कि हम भारत पर ही सीमित क्यों हैं, तो हम केवल भारत की बात नहीं करते, हम कहते हैं भारत में हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो अब ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी के घर में बच्चे भूखे हैं, बोले अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम क्यों कर रहे हो, पड़ोसियों के लिए भंडारा क्यों कर रहे हो। भाई हम अपने बच्चों की भूख का इंतजाम कर रहे हैं, फिर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम दूसरे लोगों को भी खिलाएंगे। और उसमें भी हम कहीं दुनिया का नुकसान करने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अपनी हिफाजत करना भी दुनिया की हिफाजत करना है। और हम भारत की हिफाजत करते हुए विश्व की हिफाजत करना चाहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। कोई कहता है आप अपनी मां का ही सम्मान क्यों करते हो। अपनी मां का सम्मान करने वाला ही सबकी मां बहन बेटियों का सम्मान करने वाला हो सकता है। जो अपनी मां का सम्मान नहीं करता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। तो जो इस तरह की बातें करती, सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अपनी भाषा का सम्मान करने का मतलब क्या है। हम अंग्रेजी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपनी भाषा का अपमान क्यों सही ऐसा। तो हमारी कोई भी बात, हमारा राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद और वसुधैव कुटुंबकम, भारत में मैंने कहा ना, आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक क्रांति आने से यह पूरी दुनिया में का भला होगा। इससे भारत में एफडीआई में जो पैसा आ रखा है ना, ये 100% ब्लैक मनी है। 80% भारत वालों का, 20% बाहर के बेईमानों का। तो वो जब खुलेगा तो उनको भी फायदा होगा। अरे ये हमारे वाले चोरों का भी नाम मिल गया वहां। तो ये एक साधारण सी, मैंने उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल की इसी बात को कहा। हाँ, कैसा भारत बनाना चाहते हैं और क्रांति की का पूरा इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, इसका उत्तर देता हूं। हम जो भारत बनाना चाहते हैं उसकी बात मैंने कर दी। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सबको खुशहाली मिले। सवर्णों को भी, दलितों को भी, वनवासी आदिवासियों को भी, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय मिले, वो पूरा दर्शन रख दिया। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर समृद्धि भी हो, आध्यात्मिक मूल्य भी हो, विकास भी हो। इसलिए विकेंद्रित विकासवाद और आध्यात्मिक समाजवाद, ये तो हमारी बेसिक फिलॉसफी होगी। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर शिक्षा अपनी भाषाओं में, शिक्षा में संस्कार हो, जहां पर विकास में विनाश ना हो, जहां प्रकृति का विध्वंस ना हो, जहां जल जंगल जमीन सब कुछ सुरक्षित रहे, जहां प्रकृति सुरक्षित रहे, मानव सुरक्षित रहे, परस्पर जो है बहुत फासले ना हो लोगों के बीच में, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम विकास के फेल मॉडल यहां नहीं लाना चाहते। हम विकास की फेल टेक्नोलॉजी यहां पर नहीं लाना चाहते। हम विदेशों के प्रतिबंधित दवाइयां, प्रतिबंधित तकनीकी और वहां की जो विकृत अपसंस्कृति है उसको यहां नहीं लाना चाहते। अब कैसे होगा ये? अब इसके जो रास्ते हैं, मैंने कहा 2 रास्ते हैं, एक चुनाव और एक आंदोलन। सारी राजनीति, सब कुछ देश में राजनीति से नियंत्रित होता है। माना अभी हमने आंदोलन का रास्ता पकड़ा है। आंदोलन में जब पूरा देश खड़ा हो जाता है तो सत्ताओं को वैसा करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो 9 अगस्त का आंदोलन हम शिखर तक लेकर के जाएंगे इसको, और शिखर तक ले जाने के बाद में या तो यह सरकार करेगी, नहीं तो फिर यह सरकार गिरेगी, जाएगी। क्योंकि पूरे देश के लोगों को पता लग जाएगा जब तुम्हारा काला धन है, तुम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो, तुम इस साम्राज्यवाद पूंजीवाद के और पूरी लूट के पोषक नहीं हो, तो तुम करते क्यों नहीं हो। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा फिर वही सरकार बनेगी। अब उसका स्वरूप क्या होगा? ये ऐसा ही उत्तर होगा जैसे कि बच्चे पैदा होने से पहले नामकरण कर दिया हो। इसलिए कुछ प्रश्नों का उत्तर वक्त के साथ आता है और वक्त ही उत्तर देता है। इसलिए 9 अगस्त के बाद क्या होगा, यह 9 अगस्त के बाद ही पता लगेगा, उसको पहले से सोच करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बहन ने प्रश्न पूछा कि जो देश का गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान है, साधारण अनपढ़ आदमी है, हम उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, उसको आगे
उसको सुखी बनाना चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, लेकिन उसको तो समझ ही नहीं इस अर्थव्यवस्था की, इस काले धन की, इस भ्रष्टाचार की। तो उसके पास जाकर के हमको बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे बातें की हैं, तो वहां जाकर के आप थोड़ी सी बात बताएं मोटी मोटी कि भाई देखो आप, ये अपना देश में इतना ये सब कुछ है, तो ये सब पैसा तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है, ये देश तुम्हारा है, और इसको ठीक करना है तो अच्छे लोगों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए और बुरे लोग सत्ता में नहीं रहने चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ जाती है। तो अनपढ़ आदमी भी इतना जरूर समझता है कि अच्छे लोगों के हाथों में जब ताकत होगी तो वो लोग देश के साथ न्याय कर पाएंगे। तो थोड़ा उनको जाकर के समझाना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी, गांव में जाना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है वो रोज टीवी भी ना देखता हो, टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है तो वहां लाइट नहीं आती। जिस दिन हम योग के बारे में बता रहे हैं उस दिन लाइट आ गई, जिस दिन हमने काले धन के बारे में बताया उस दिन सुना ही नहीं। उसने इतना पता लगा कि कुछ लूट खसोट हुई है देश में, तो थोड़ा थोड़ा तो जानने लगा है वो। अभी मैंने गांव में जाकर के पूछा है अभी यात्रा के दौरान, तो वो बोलता है हाँ बाबा देश लूट लिया, ये है काला धन, लेकिन कितना लूट लिया, कैसे लूट लिया, क्या होगा, कैसा भारत बनेगा,